fund or an S&P index fund, and if not, then I'll go with the actively managed US fund, which is an Edelweiss US technology fund. Honestly, I think that'll be my first choice in the active space. Okay, all right. एक पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए फरहान सुफियान का। 1 साल की बच्चे के लिए सेव कर रहे हैं for 20 years at least. Axis small cap, Nifty next 50 index. निफ्टी नेक्स्ट किसका, लेकिन एक्सिस का तो ऐसा पता नहीं, नाम नहीं लिखा उन्होंने। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड, क्रिप्टो 1000 इन ऑल फंड्स। हमें तो अभी तो क्रिप्टो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम उससे क्या मतलब, जितना पढ़ते हैं उतना उलझ जाते हैं। आप बताएं इनके पोर्टफोलियो पे। जी, पोर्टफोलियो अच्छा है। आप टेक्नोलॉजी फंड चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए 20 साल के हिसाब से। 20 साल के लिहाज से एक सेक्टोरल थीम होना टू माय माइंड इज नॉट राइट, बिकॉज आप वो कवर कर लेंगे बाकी दूसरे फंड्स में, कोई भी अच्छा सेक्टर होगा तो टेक 20 साल के लिहाज से बुरा स्पेस नहीं है, बट यू डोंट नीड अलग से कार्व्ड आउट थिंग. Look, according to SEBI's new regulations, investment advisors are barred from advising on unregulated assets, and accordingly, I am also barred, being an investment advisor by profession and by certification. तो मैं क्रिप्टो पे आपको एडवाइज नहीं कर पाऊंगा, बट ये आपका पर्सनल चॉइस है, अनरेगुलेटेड स्पेस है, एंड इफ यू आर ओके विद द टेल रिस्क, you might want to take a chance in it, but ये जान के करिएगा इन्वेस्ट कि इसमें कभी भी रेगुलेशंस आपको बाहर कर सकते हैं, एज एन आपके पैसे को क्या बोल सकते हैं, पूरी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं, राइट? सो रेदर बी सेफ देन बी सॉरी। रेगुलेशंस क्लियर होने दीजिए, उसके बाद जाइए अगर आपको ठीक लगता है तो। राहुल साहा जी पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, एनी सजेशन? इमरजेंसी फंड एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, इसका इनका मायना ये है कि शायद इनके पास पैसे नहीं बच रहे हैं कि आप अलग से इमरजेंसी फंड बनाए। आप बहुतों के पास लमसम अमाउंट नहीं होता ना, तो उनको भी, मुझे क्या लगता है कि आपका जितना भी पैसा बचा रहे हैं उसको आप जरा 2 हिस्से में बांट दीजिए। एक आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कराइए, और एक पार्ट को आप इमरजेंसी फंड के को क्रिएट करने में लगाइए। उसमें कोई और तरीका तो है ही नहीं, कोई और तो आके देगा नहीं आपको पैसे कि ये लो भैया रख लो 5 लाख रुपए तुम्हारे इमरजेंसी फंड के लिए। एक्यूमुलेट तो आप ही ने करना है। आपके जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं उनमें से अगले 6 महीने 8 महीने जितनी भी रकम आपको जोड़नी है उसके हिसाब से देखिए कितना वक्त देंगे आप, और ज्यादा से ज्यादा रकम फिर सबसे पहले इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में लगाइए। मोहित जी, आपको इमरजेंसी फंड के लिए ज्यादा रकम इकट्ठी नहीं करनी होती है, आपको अपनी 3 या 6 महीने की सैलरी के बराबर का हिस्सा अलग रखना है, राइट? तो उतना आप सबसे पहले आप अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट से एक बार के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसको छोड़ के पहले ये रकम इकट्ठी कर लीजिए। और अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की सबसे क्लासिक बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इट्स अ ग्रेट रीड ऑनेस्टली। उसका एक ही रूल है उस बुक में जो बार बार उन्होंने समझाया है, वो ये कहता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप मेहनत करके, कोशिश करके, डिसिप्लिन तरीके से कम 10 से 20% हमेशा अलग कर देंगे अपनी सैलरी, अपनी कमाई में से मिनिमम 10%, विच इज पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपने लिए उसको अलग करिए और उसको एक बार पार्क करते रहिए। आप कभी गलत नहीं जा सकते अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। तो डू दैट रिलीजियसली, कोशिश करिए कि वो 10% अलग करके पहले आप अपने लिए एक कॉर्पस खड़ा करें, और वो जो पहला खड़ा करेंगे वो आपका इमरजेंसी कॉर्पस होगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर